इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बच्चे और बचपन का चौथा यूनिट शारीरिक विकास के बारे में, जो कि दोस्तों आपके 10 नंबर का है। जाहिर सी बात है कि यहाँ से एक निबंधात्मक प्रश्न और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ से आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा ऐसे सभी बिंदुओं के बारे में आपको बता दूं ताकि आपका यहाँ से एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है वृद्धि। और वृद्धि जो है, वृद्धि का सीधा सीधा संबंध है शारीरिक विकास से। अब देखिए, शारीरिक जो विकास है, जो वृद्धि है हमारी, जो निरंतर धनात्मक होती है, इसका अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे अंदर निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। हमारे अंगों में, हमारी सोच में, सब में हमारा जो है निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर हम सीखते रहते हैं। अब ये सब बातें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बट इसे लैंग्वेज में आप कॉपी में जब आप लिखेंगे तो वो किस तरह से आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है कि वृद्धि से आशय है कि बच्चे के शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तन, जैसे लंबाई, भार एवं शरीर के अंगों के आकार एवं संरचना में वृद्धि। वृद्धि का परंपरागत अर्थ धनात्मक विकास से है, जिसके द्वारा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। वृद्धि एक निश्चित क्रम में होती है, निश्चित क्रम में होगी तो उसका मापन किया जा सकता है। और साथ ही साथ देखिए, वृद्धि के अनेक कारकों से वृद्धि प्रभावित होती है, जैसे कि पोषण, स्वास्थ्य और आनुवंशिकता। हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे बात करें परिपक्वता से आशय और परिपक्वता का अर्थ क्या होता है। तो परिपक्वता बच्चे की वह स्वाभाविक वृद्धि है। परिपक्वता जो है बच्चे की स्वाभाविक वृद्धि है, जो बिना किसी विशेष शिक्षा, अभ्यास, प्रशिक्षण आदि के एक निश्चित समय तक चलती है। परिपक्वता शरीर के आंतरिक व्यवस्था के कारण स्नायु तथा मांसपेशियों की प्रौढ़ता व दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने 1919 में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा गौर करना है। ये जो पॉइंट है, छोटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि सर्वप्रथम 1919 में परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो गेसेल ने किया था, या फिर गेसेल ने सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग कब किया था, या फिर परिपक्वता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कब किया था। तो ऐसा प्रश्न आपके ऑप्शनल आ सकता है, या फिर एक नंबर का प्रश्न भी आपके लिखित में आ सकता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा गामक विकास का अर्थ। गामक विकास में शरीर की विभिन्न मांसपेशियों को नियंत्रित करने की क्षमता आती है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चा अपने पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो प्राप्त करने के स्थान पर शरीर के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। गामक विकास की जो प्रक्रिया है वो सरल से जटिल की ओर होती है। जैसा कि दोस्तों आप भी इस बारे में जानते हैं, छोटा बच्चा जो होता है पहले अपने हाथ पांव संभालना सीखता है, अपना शरीर संभालना सीखता है, फिर सिर संभालना सीखता है। तो इस तरह से जो है वो अंदर से बाहर की ओर, सरल से जटिल की ओर जो है वो संचालित होती है। आपने ये सब जो है पुरानी क्लासों में पढ़ा है, और आप इस बारे में आसानी से, अगर आपके ये निबंधात्मक प्रश्न आता है इस तरह का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आसानी से के बारे में लिख पाएंगे। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा गामक विकास की विशेषताओं पर। तो पहली विशेषता है स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता रहती है। स्नायु तंत्र की नियंत्रण प्रक्रिया पूर्ण परिपक्व होने पर भी बच्चे अपनी गामक गतिविधियों को इच्छित रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। सेकेंड विशेषता है गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आवश्यक है। तीसरे नंबर की विशेषता है गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। और चौथा विशेषता है यहाँ पर है कि गामक विकास की अवस्थाओं का पूर्व निर्धारित होना आवश्यक होता है। पांचवी विशेषता है गामक विकास और व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर आपको देखनी है। आगे बात करते हैं गामक कौशल के प्रकारों की। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्थूल गामक कौशल और दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल। तो दोस्तों पहली हम बात करते हैं स्थूल गामक कौशल की। तो इसमें आपको लिखना है कि इस विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों में नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो हैं गतिविधियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में भी समर्थ हो जाते हैं। इन गतिविधियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, जैसे कि आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। सिर से ऊपर उठाना, सिर को ऊपर उठाना, धारण शक्ति, बैठना इत्यादि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और भी उदाहरण दिए हुए हैं। लुढ़कना, सरकना या घुटनों पर चलना, खड़े होकर चलना, लांग कर चलना, पकड़ना, दौड़ना, कूदना, इस तरह से क्रमवार बच्चा जो है सीखता जाता है। अब बात करते हैं दूसरी सूक्ष्म गामक कौशल की। तो इसमें आपको लिखना है सूक्ष्म गामक कौशलों का विकास जो है वो लगभग 4-5 वर्ष की अवस्था में या फिर उपरांत उनके होता है। 4-5 वर्ष का जो बालक है वो कई ऐसे कार्य कर लेता है जो वो पहले उसके लिए कठिन होते थे, जैसा कि आप जानते हैं। आगे बात करते हैं, इसके थोड़े से उदाहरण देखते हैं। फेंकना, पकड़ना, लिखना, खाना पीना, जो ऐसी जो आदतें हैं वो बच्चा 4-5 वर्ष के बाद ही सीख पाता है। फेंकना, पकड़ना, लिखना आदि। आप भी यहाँ पर और उदाहरण ऐड कर सकते हैं। आगे बात करें शारीरिक विकास के प्रमुख आधार क्या क्या हैं। तो पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर डालना है वो है कंकाल तंत्र। तो कंकाल से लेकर के पैर की उंगलियों तक अस्थियों के समुचित एवं अनुपातिक विकास से संतुलित शारीरिक विकास होता है।
प्रारंभिक अस्थियों में वृद्धि व विकास जो है वो तेज हो जाता है और अस्थियों में दृढ़ता आ जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे हमारे दूसरे मुख्य बिंदु की, स्नायुतंत्र की। स्नायुतंत्र के विकास के साथ साथ बच्चे की बौद्धिक क्षमता में भी वृद्धि होती जाती है और उसके व्यवहार में नवीनता आ जाती है। आगे दोस्तों बात करते हैं हमारा तीसरा मुख्य बिंदु अंतःस्रावी ग्रंथियों का। तो इनका विकास जो है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, साथ ही साथ बच्चे के शारीरिक अंगों में परिवर्तन जो है उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी दोस्तों आपको थोड़ी और जानकारी जुटानी है, जैसे कि किस शरीर के अंग के लिए कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, ऐसी जानकारियां जो है दोस्तों आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है। आगे बात करते हैं शारीरिक स्थिति के बारे में। बच्चे की शारीरिक स्थिति शरीर के आंतरिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती है तथा पाचन, रक्त परिसंचरण, श्वसन, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो हार्मोन्स होते हैं आदि द्वारा संपादित किया क्रियाकलाप शारीरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखते हैं। अगला पांचवा मुख्य बिंदु है शारीरिक आकार व स्थिति में बनावट क्या क्या है। तो मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि सभी शारीरिक क्रियाओं के संचालन को निर्देशित करती है। साथ ही साथ सामान्य शारीरिक आकार व बनावट का अर्थ है कि ग्रंथि द्वारा उत्पादित हार्मोन्स उचित मात्रा में प्रभावित हो रहा है। छठा मुख्य बिंदु है शारीरिक गठन बच्चे के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। शारीरिक गठन के आधार पर बच्चे को एक पहचान भी मिलती है। अगला हमारा मुख्य बिंदु है शारीरिक विकास की अवस्थाएं। पहला इसमें आपको लिखना है शिशुअवस्था में शारीरिक विकास। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क, हड्डियां व दांत और धड़कन की, जो कि आप दोस्तों इनके बारे में ऑलरेडी जानकारी आपको पता है। तो शिशु का जो औसत भार है वो 3.6 kg के आसपास होता है और साथ ही साथ देखिए 7.15 पाउंड होता है बालक में और बालिका का जो वजन होता है वो 7.13 पाउंड होता है। आगे बात करें लंबाई की, तो जो जन्म के समय शिशु की लंबाई होती है वो लगभग 20 इंच होती है, बालक की 20.5 इंच और बालिका की 20.3 इंच होती है। आगे बात करें सिर व मस्तिष्क की, तो नवजात शिशु का जो सिर है उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो लगभग 350 ग्राम होता है। हड्डियों की बात कर लेते हैं, 270 हड्डियाँ होती है। दांत जन्म के समय 5-6 महीने के बाद निकलना शुरू होते हैं और अस्थायी दांत निकलते हैं और 4-5 वर्षों तक लगभग जो है बच्चे के सभी दांत आ जाते हैं। धड़कन की बात करें, जन्म के बाद प्रथम सप्ताह में शिशु की जो धड़कन होती है हृदय की वो 104 बार प्रति मिनट होती है, जो लगभग जो सामान्य जो मनुष्य होता है उसकी 72 बार प्रति मिनट होती है, जो कि दोस्तों आपको सब जानकारी ऑलरेडी पता है जिनके आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, हमारा अगला बिंदु। इसमें देखिए इसमें भी यही है कि बाल्यावस्था में किस तरह से मामला रहता है। हमने अभी तक बात की थी शैशवावस्था की, अब बात करेंगे बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था में देखिए बाल्यावस्था में बालकों का जो भार होता है वो बालिका की तुलना में कम होता है। आगे बात करें लंबाई की, बाल्यावस्था में लंबाई जो है 2-3 इंच बढ़ती है। अवस्था में बालिकाओं की लंबाई जो है बालकों की तुलना से अधिक होती है। सिर व मस्तिष्क की बात करें तो 90% विकास जो है बाल्यावस्था में होता है। मस्तिष्क का भार जो है 1260 ग्राम होता है। हड्डियों की बात कर लेते हैं, 350 हड्डियां हो जाती हैं। प्रज्ञा तंत्र को छोड़ करके सभी दांत आ जाते हैं। 1 मिनट में 85 बार धड़कन धड़कती है। किशोर अवस्था की बात कर लेते हैं। किशोर अवस्था में देखिए भार जो है लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। लड़कियों से ज़्यादा लंबाई होती है। हड्डियां 206 होती हैं। पूर्ण विकास हो जाता है और धड़कन जो है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कती है। लड़कों की भारी और लड़कियों की पतली आवाज़ हो जाती है, जो कि आप ऑलरेडी ये सब जो नॉर्मल डिटेल्स हैं आप सब जानते हैं। आगे बात करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। वंशानुक्रम पहला आपको इसमें लिखना है, दूसरा है पर्यावरणीय वातावरण, तीसरा है आहार तथा भोजन। आगे बात करें जन्मक्रम, पोषण, खेलकूद, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। थोड़ा इनके बारे में भी दोस्तों बात करते हैं। वंशानुक्रम आप जानते ही हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर वंशानुक्रम जो है वो ठीक नहीं होगा तब भी दोस्तों शारीरिक विकास जो है प्रभावित होगा। और साथ ही साथ पर्यावरणीय वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि समुद्र तट के आसपास जो रहने वाले होते हैं उनका शारीरिक विकास जो है अलग होता है और समुद्र तट से दूर रहने वाले जो होते हैं उनका शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है। आहार या भोजन के बारे में भी आप जानते हैं कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन अगर नहीं होगा तो भी शारीरिक विकास जो है वो प्रभावित होगा। आगे बात करें जन्म क्रम की, वो भी आप जानते हैं कि पहली और लास्ट वाली संतान की अपेक्षा बीच वाली जो संतान होती है उसका विकास जो है वो अच्छा होता है। पोषण की बात करें तो पोषण भी काफ़ी प्रभावित करता है। खेलकूद भी प्रभावित करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती है। इन सब के बारे में नॉर्मल जो डिटेल्स हैं वो आप सभी जानते हैं। इनके बारे में और जो डिटेल्स है उनको देखने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए हुए हैं। पहला जो लिंक है वो है आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, है ना, और दूसरा जो लिंक है वो है आपके प्रीवियस ईयर और उससे पहले मतलब 3-4-5 सालों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी रिपीट होने बार बार रिपीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उन सबको उस वीडियो
में मेंशन किया गया है, इन दोनों वीडियो को भी आपको साथ में देखना है। तब दोस्तों आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और आप ये कह सकोगे कि हाँ, इस यूनिट से मेरे 100% पूरे 10 नंबर आएंगे। आई होप दोस्तों आप सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, आपने ठीक तरीके से सारा कुछ समझ लिया होगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में नई यूनिट के साथ। तब तक दोस्तों आप इनको प्लेलिस्ट में रिपीट पर देखते रहें और अपनी तैयारियां ठीक तरीके से करते रहें। थैंक यू।